कब तुम हंसोगे और कब तुम पलोथी मार के बैठोगे और उसके बाद कब तुम बोलोगे कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। तो हमारा चल रहा था गोरखा शासन, जो कि आज हम पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे, और कल को हमारा चलेगा, पॉसिबली कल चलेगा, या हो सकता है आज स्टार्टिंग भी हो जाए कुछ इसकी, किसकी, गोरखा और अंग्रेजों की लड़ाई की। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो गोरखा शासन में हम लोगों ने प्रशासन को थोड़ा समझा था, जिससे हमने कुछ पोस्ट के नाम देखे थे, इनके सूबा वगैरह, परगना, पट्टी, थोड़ा वो देखा था। फिर हमने पढ़ा थोड़ा इनकी जो है सैनिक व्यवस्था के बारे में, सैनिक व्यवस्था। और फिर हमने जो तीसरी चीज देखी थी हमने, वो थी हमारी कौन सी, न्याय व्यवस्था, जो कि बस थोड़ी सी बची हुई है, उसको कंप्लीट करना है हमने अभी। और चौथा है कर व्यवस्था। कर व्यवस्था आज हम इनकी देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कर के नाम हम याद करने हैं, वो देख लेंगे, टैक्सेस कौन कौन से होते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है सारे टैक्स के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ कुछ तो हमें ऐसा मिला हुआ है कि ये टैक्स लेते थे, बस हमको ये भी नहीं पता कि क्या था, कितना लेते थे, क्यों लेते थे, ये भी नहीं पता। और कुछ करों के बारे में हमें जानकारी है, उसकी डिटेल हम लोग लिखेंगे। और फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो गोरखा वॉर, यानी कि आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध में अंग्रेजों और गोरखों का युद्ध हम पढ़ेंगे, जो कि 1814-15 में चला था, इसके बारे में देखेंगे। और फाइनली इसी में आएगा हमारी संगोली की संधि, संगोली की संधि। बस ये टॉपिक खत्म होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बस, मैंने आपको बताया, दो लोगों को पढ़ना है, हालांकि ये भी टॉपिक चलेगा ठीक ठाक, एक ब्रिटिश एम्पायर और एक टिहरी रियासत। ठीक है, टिहरी रियासत के राजाओं को और ब्रिटिश एम्पायर को पढ़ेंगे। ब्रिटिश एम्पायर को पढ़ते पढ़ते हमें 57 की क्रांति और आंदोलनों को और पत्र पत्रिकाओं को, उन सबको पढ़ना है, और इसको हम खत्म करेंगे। चलिए ठीक है। तो कहां तक लिखा था हम लोगों ने? घात का दीप लिखा था? घात का दीप नहीं लिखा था, तो लिखिए। क्या क्या बताया गया था मैंने घात के दीप में? बताया गया था। देखिए, यह न्याय प्रणाली आज भी उत्तराखंड में प्रचलित है। यह न्याय प्रणाली आज भी उत्तराखंड में प्रचलित है। यह न्याय प्रणाली आज भी उत्तराखंड में प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है। इसमें विवादित वस्तु को, इसमें विवादित वस्तु को गोलू देवता या अन्य देवता के सामने, इसमें विवादित वस्तु को गोलू देवता या अन्य देवता के सामने रख दिया जाता था। इसमें विवादित वस्तुओं को गोलू देवता या अन्य देवता के सामने, विवादित वस्तु को गोलू देवता या अन्य देवता के सामने रख दिया जाता था, तथा जो व्यक्ति उस वस्तु को अपना कहकर उठा लेता, जो व्यक्ति उस वस्तु को अपना कहकर उठा लेता था, जो व्यक्ति उस वस्तु को अपना कहकर उठा लेता था, वह वस्तु उस व्यक्ति की, वह वस्तु उस व्यक्ति की मान ली जाती थी। वह वस्तु उस व्यक्ति की मान ली जाती थी। लेकिन आने वाले 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक उसके घर में, आने वाले 6 महीने तक उसके घर में कोई जनहानि, उसके घर में कोई जनहानि का मतलब समझे? परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए, नुकसान हो जाए बहुत तगड़ा, कुछ भी बड़ा, जनहानि, या दैवीय प्रकोप, ईश्वर का प्रकोप, ईश्वर का गुस्सा, दैवीय प्रकोप हो जाता, दैवीय प्रकोप हो जाए, ऐसे लिखो, हो जाए, तो उसे दोषी माना जाता था।
दैवीय प्रकोप हो जाए तो उसे दोषी माना जाता है। दैवीय प्रकोप में कुछ भी बोल लो कि उसका घर टूट गया, गिर गया, ढह गया, और भी कोई चीज ऐसी आपदा, जिसे आपदा बोलेंगे। दैवीय प्रकोप यानी कि आपदा, है ना। तो ऐसा कुछ हो गया तो उसे दोषी मान लिया जाता था। मतलब 6 महीने तक अब किस्मत के हाथ में हो तुम, और अगर दोषी मान लिया तो वस्तु तो जाएगी जाएगी, चाहे वो तुम्हारी रही हो, साथ में सजा भी मिलेगी। तो ये तो हमने पढ़ी न्याय व्यवस्था, जो कि कई प्रकार की थी और बड़ी अजीब अजीब सी थी। अब हम पढ़ेंगे इस बोरिंग टॉपिक का नोट। लिखो नोट। अब नोट्स लिखेंगे, कुछ एक दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कर व्यवस्था पे। लिखिए नोट। देहरादून के गुरु राम राय मंदिर के, यानी कि धामावाला गुरुद्वारा है जो, देहरादून के गुरु राम राय मंदिर के महंत को भी, गुरु राम राय मंदिर के, गुरु राम राय मंदिर के महंत, देहरादून के गुरु राम राय मंदिर के महंत को भी हत्या के आरोप में, महंत को भी हत्या के आरोप में कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था। ये मैंने आपको पहले भी लिखा है, बस इसको इंडिकेट करवा दिया आपको न्याय व्यवस्था में एक बार फिर से कि देखो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ हुआ था, हर सेवक के साथ, है ना। आरोप में, हत्या के आरोप में कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था। अगला नोट लिखो। अगर आपसे पूछेगा कि गवाही जो दिया, जैसे आज की डेट पे गवाही जो है ना, किसकी गवाही करवाई जाती है आमतौर पे, मतलब जैसे हिंदुओं में तो गीता को, गीता के ऊपर हाथ रख के ऐसे गवाही करवाई जाती है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसकी कसम खा के वो बताई जाती बात, है ना। तो उस समय जो गोरखे करते हो गीता पे हाथ नहीं रखवाते। तो पुराण है, आपको पता है पुराण कितने टोटल? 18। कितने पुराण है? 18, जिनमें से एक फेमस आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तराखंड के लिए, स्कंद पुराण है। ये तो आज हमारी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे कई है, जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है। ऐसे ही एक है हरिवंश पुराण। कौन सा पुराण? हरिवंश पुराण। तो इस पे कसम खिलवाते थे, मतलब इस पे हाथ रख के कसम खाओ। 18 पुराणों में जो एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण, उसमें कसम खा, उसको हाथ रख के कसम खाया जाती थी। तो लिखिए नोट, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कौन से, किस पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खाई जाती थी। लिखिए, गवाही के लिए, गवाही के लिए हरिवंश पुराण की शपथ दिलाई जाती थी। गवाही के लिए हरिवंश पुराण की शपथ दिलाई जाती थी। गवाही के लिए हरिवंश पुराण की शपथ दिलाई जाती थी। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी ये क्या पढ़ा? पूरा न्याय व्यवस्था। लेकिन ये सिर्फ न्याय करने का तरीका था, दंड तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो एक छोटा सा हेडिंग डालो, इसमें 2-4 पॉइंट्स लेंगे हम लोग। क्या? दंड व्यवस्था। जब हमने किसी को दोषी मान लिया या पता लग गया कि दोषी है, तो अब दंड कैसे दिया जाता था उसको। दंड आपको पता ही होए, कुछ पैसा लिया जाएगा, आर्थिक रूप से दंड ले लिया, या ये भी हो सकता है कि उसको शारीरिक यातना, यानी कि किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी की आंखें निकाल ली, किसी की गर्दन ही काट दी, बिना गर्दन के घूम रहा आदमी, मतलब ऐसे भी होता था, है ना। बिना गर्दन के घूम सकता है आदमी? हाँ, देख लो। एक मुर्गी के ऊपर टेस्ट किया था एक बार एक आदमी ने, और उसकी गर्दन उड़ा दी थी, कई दिनों तक जिंदा रही वो। उसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएगा, देखना, उसके बारे में पढ़ना कभी। तो खैर, कॉकरोच होता है ऐसा आमतौर पे, कॉकरोच बिना गर्दन के जिंदा रह सकता है ना, पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब उसका दिमाग उसके सिर में नहीं होता। अब पढ़ना इसके बारे में, कुछ होता है। तो एक बोला कि शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक दंड दिया जाता था, ऐसे बता रहा हूं, या आर्थिक लिया जाता था। आर्थिक का मतलब समझ गए ना, पैसा ले लिया बहुत सारा, है ना। या अब यही दो टाइप के दंड, यही दो टाइप के हो सकते हैं, है ना। और कोई दूसरा तीसरा कोई दंड नहीं होता था। ये हो सकता है कि किसी को दोनों ही दे दिए। ठीक है। आपको अगर पूछे कि मृत्यु दंड जो है, मृत्यु दंड तीसरा, अगर हम बेसिकली बोले मृत्यु दंड, तो मृत्यु दंड केवल 2 ही कंडीशन में दिया जाता था। या तो गाय की हत्या कर दी, गौवध कर दिया किसी ने राज्य में, जो कि आमतौर पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये खुद, यहाँ पर जो है ये लोग थे, ज्यादातर लोग हिंदू थे, और उनके लिए तो ये पर्पस था कि इसको तो वैसे भी माँ का समान मानते हैं, उसको नहीं मारते थे। और इधर दूसरा क्या था यहाँ पे, दूसरा क्या था यहाँ पे, राजद्रोह। अगर किसी ने अपने राज्य के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, तो
उसे भी मृत्युदंड दिया जाता। 2 कंडीशन में मृत्युदंड दिया जाता था। आमतौर पर गोरखे भी बहुत ज्यादा मृत्युदंड को प्रमोट नहीं करते थे। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये दिव्य व्यवस्था इन्होंने शुरू क्यों की थी, ये न्याय करने के लिए इन्होंने ये दिप वाला सिस्टम क्यों शुरू किया, तो इसके पीछे लॉजिक ये देते थे। देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन उनकी वाइफ सीता का जन्म नेपाल में हुआ था, है ना। तो राजा जनक कहाँ के राजा थे? नेपाल। नेपाल की जनकपुरी में, वहां पर माता सीता का जन्म हुआ। सीता को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं यहाँ के लोग, नेपाल के लोग, क्योंकि सीता उन्हीं के देश की हो गई एक तरीके से। अगर देश में डिवाइडेड कर दे तो इंडिया के राम है और नेपाल की सीता है। सीता का जन्म नेपाल में हुआ था। सीता ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, और उसमें सीन ये था कि सीता ने बोला था कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूं, और जिसको भी मुझ पर शक है वो देख ले, मैं अभी आग में जा रही हूं। अगर मेरे मन में थोड़ा भी खोट रहा हो, मैं थोड़ी भी अपवित्र हूं, तो ये आग मुझे भस्म कर देगी, जो कि करती है, आग भस्म ही कर देती है। आग में कोई जलेगा क्यों नहीं, जलेगा, कोई भी इंसान होगा, और इंसान ही थे वो। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं निर्दोष हूं तो अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, और अगर मैं दोषी हूं, मेरे मन में थोड़ा भी खोट रहा होगा, तो अग्नि मुझे जला देगी, भस्म कर देगी। तो माता सीता ने एंट्री की अग्नि के अंदर, और दूसरी साइड से बाहर निकल गई। जली नहीं, एक हिस्सा 1 इंच भी नहीं जली, 1 सेंटीमीटर भी नहीं जली शरीर के किसी हिस्से में, कोई जली नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने उठा के रख दिया यहाँ, कि अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें अग्नि क्यों जलाएगी, तुम्हें पानी क्यों डुबाएगा, है ना, तुम्हें जल क्यों गीला करेगा, पूरी तरह आत्मा ही बना दिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं जल सकते तुम। तो ये वाली कॉन्सेप्ट, मतलब आपसे अगर वैसे पूछेगा नहीं, और बताने वाली बात है, केवल समझाने वाली बात है कि कॉन्सेप्ट लाए कहाँ, सीता से लेके आए थे उसकी अग्नि परीक्षा से। चलिए, तो अब दंड व्यवस्था में हम लोग लिखेंगे, लिखिए दंड, दंड प्रणाली भी अत्यंत कठोर थी। दंड प्रणाली भी अत्यंत कठोर थी। दंड प्रणाली भी अत्यंत कठोर थी। दंड शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार से दिए जाते थे। दंड शारीरिक और आर्थिक, शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार से दिए जाते थे। शारीरिक तो समझ गए ना, हाथ पैर काट दिए, पिटाई कर दी, कोड़े मार दिए, वो सब, है ना, जला दिया, फूक दिया, ऐसा कुछ। शारीरिक या आर्थिक दोनों प्रकार से दिए जाते थे। राजद्रोह, राजद्रोह और गौ हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजद्रोह, राजद्रोह और गौ हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। आपको पता है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, और उनका गाय चीता। चीता क्या हो गया? चीता नहीं है हमारा, हमारा बाघ है। बाघ चीता ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाघ को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर। चीता को चीता ही बोलेंगे। चीता को पैंथर तो नहीं बोलते हम लोग? पैंथर सर, चीता ही बोलते ना, चीता को चीता ही बोलते। पैंथर तो तेंदुए को बोलते शायद। है ये बहुत सारे हैं, ये कुछ कुछ तो बहुत एक जैसे ही दिखते हैं ये, ठीक है। साइज वाइज का, इनकी हाइट का फर्क है, और इनके शरीर पे जो धारियां धब्बे हैं उनका भी फर्क होता है। छोटे बड़े धब्बे भी हो तो अलग हो जाता है। खैर, कुल मिला के हैं सारी बिल्लियां ही हैं, कोई बात नहीं। आगे लिखते हैं हम लोग, क्या बोला मैंने? बिल्लियां नहीं। राजद्रोह और गौहत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। यदि अच्छा, पैरा चेंज करके लिखो, अब एक कॉन्सेप्ट और चलता था इनके यहाँ। यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति, लोअर कास्ट का व्यक्ति है ना, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति का, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति का हुक्का छू लेता था, हुक्का गुड़ 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 वाला, वो निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति का हुक्का छू लेता था, तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाता था। देख रहे हो विनोद, विनोद, तो उसे भी मृत्युदंड दिया जाता था। हुक्का छूने पे भी मृत्युदंड है।
उच्च जाति के व्यक्ति का हुक्का छूने पर। ठीक है, पैरा चेंज करके लिखिए। चोरी करने पर, बस एक दो पॉइंट और है। चोरी करने पर, चोरी करने पर अंग भंग करने का रिवाज था। अंग भंग करने का विधान था। विधान यानी कि नियम था। अंग भंग का मतलब समझ रहे हो? अंग का मतलब अंग होता है बॉडी पार्ट, और भंग का मतलब होता है काटना या समाप्त कर देना, है ना, समाप्त करना। तो चोरी करने पर अंग भंग करने का विधान था। स्त्रियों को छत पर चढ़ना भी, स्त्रियों का छत पर चढ़ना भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। स्त्रियों का छत पर चढ़ना भी, स्त्रियों का छत पर चढ़ना भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। स्त्रियों का छत पर चढ़ना भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। एक आखिरी लाइन लिखिए, सबने लिख लिया? आखिरी लाइन ये है, आत्महत्या करने वाले के करीबी परिवार से जुर्माना लिया जाता था। आत्महत्या करने वाले के करीबी परिवार से जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, तो मारने के चैन नहीं था, मरने वाले के परिवार वाले से क्या करते थे, करते। तो क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो कर व्यवस्था को समझने से पहले कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। गोरखा कर व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम। गोरखा टैक्स सिस्टम। देखो सर आवाज यूकेपीएससी जब क्या चीज, आवाज अटक रही है। क्या बोल रहे हो? आवाज अटक रही है आपकी बार बार। जोशी जी आपको भी क्या रही है? जी सर। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा मेरी नेटवर्क इशू है। ओहो, तो इसका मतलब यहीं से नेटवर्क इशू है और क्या है, यही होगा है। अभी भी अटक रही है मेरी आवाज क्या? सर बीच बीच में अटक रही है। यस सर। चलो अभी अटकेगी तो मुझे बताना। तो अटकेगी तो मुझे बता देना, तुरंत बता देना, ठीक है। तो गोरखा कर व्यवस्था, देखो इसके बारे में समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा चंद वंश इससे पहले यहाँ पे राज करते थे, खासकर कुमाऊं में। चंदों की एक व्यवस्था पूरी कुमाऊं में चलती थी, जिस व्यवस्था को बोला जाता था 36 रकम 32 कलम। ये चंदों की कर व्यवस्था का नाम था। चंदों की कर व्यवस्था का नाम क्या था? 36 रकम 32 कलम। फिर से बोल रहा हूँ, चंदों की जो, हाँ यार ये तो ब्लर भी हो रहा है बीच बीच में, है ना, और ये हो रहा है पूरा नेटवर्क इशू। ओहो, मेरे आते ही सर मैं दिख रहा हूँ अभी। सर आप पॉज हो रहे हो, बार बार अटक रही है इसमें। अच्छा जी, ठीक है, चलो तुम सुनते रहो, मैं मैनेजर साहब को बुलाता हूँ, शायद कुछ और हो, फिर वो स्विच कर सकते हैं दूसरे उसमें। तो क्या था कि इन्होंने क्या किया, चंदों की कर व्यवस्था को पहले तो समाप्त किया, चंदों के सिस्टम को समाप्त किया।
और अगर आपसे पूछेगा कि चंदों की कर व्यवस्था को किसने समाप्त किया या 36 रकम और 32 कलम के सिस्टम को किसने समाप्त किया, तो गोरखों ने किया। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस व्यवस्था को पूरी तरह किसने समाप्त किया, तो अंग्रेजों ने किया। दो क्वेश्चन से, दोनों पॉइंट से मैं आपको लिखवाऊंगा। तो फिलहाल क्योंकि समझाने का फायदा नहीं, लिखवाने का फायदा है, क्योंकि आवाज अटक रही है, तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। कहाँ है सूर्य? तो लिखो इसमें जरा। तो लिखो भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज, एक मिनट है, एक मिनट का पॉज लेंगे। वीडियो भी अटक रही है कि बार बार, और आवाज कट कट के आ रही है, ये देखो बहुत ज्यादा हो रहा है आज तो। छत- 36 रकम 32 कलम किसकी व्यवस्था थी? इसे समाप्त किसने किया? और गोरखा। पूरी तरह समाप्त किसने किया? अंग्रेजों ने। पूरी तरह का मतलब समझ रहे हो कि गोरखों ने इनके सिस्टम को खत्म तो किया, पर कुछ टैक्स इनके यानी कि अभी भी लागू रखे इन्होंने। अभी कर कितने होते थे इनके, टैक्स होते कितने थे इनके? टैक्स होते थे 68। ये नाम उन्होंने जो दिया था ना, इसमें 36 रकम 32 कलम बोल दिया उन्होंने, नाम दिया इसको, पर 36 प्लस 32 टोटल 68 टाइप के टैक्सेस होते थे चंदों के समय में। इसको जोड़ के देखोगे तो 68 निकलेगा। तो चंदों के समय में कितने प्रकार के कर होते थे? 68, 68 टाइप के, जिसको नाम दिया उन्होंने 36 रकम 32 कलम। और ये 68 प्रकार के करों में से कुछ करों को, काफी करों को गोरखों ने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ कर उनके अभी भी चालू रखे उन्होंने। जो चंदों ने लिए वही गोरखों ने भी लिए। तो गोरखों ने सारे कर नहीं समाप्त किया उनको, तो इसलिए इस व्यवस्था को खत्म जरूर किया, पर कुछ टैक्स अभी भी चल रहे थे उनके। लेकिन इस व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म, मतलब कि सारे 68 के 68 कर समाप्त करने का श्रेय जो जाता है वो अंग्रेजों को जाता है। ऑनलाइन वालों को क्लास आवाज क्लियर है ना? तो मैं अब बोलना शुरू कर रहा हूँ। यस सर। ओके, तो लिखिए, गोरखों के गोरखों के शासन से पहले, गोरखों के शासन से पहले कुमाऊं में, गोरखों के शासन से पहले कुमाऊं में 36 रकम 32 कलम, गोरखों के शासन से पहले कुमाऊं में 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था, 32 कलम कर व्यवस्था चंदों द्वारा चलाई गई। 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था चंदों द्वारा चलाई गई, चंदों द्वारा चलाई गई, जिसे जिसे समाप्त कर जिसे समाप्त कर गोरखों ने जिसे समाप्त कर गोरखों ने कुछ नए कर जिसे समाप्त कर गोरखों ने कुछ नए कर लागू किए। जिसे समाप्त कर गोरखों ने कुछ नए कर लागू किए। जिसे समाप्त कर गोरखों ने कुछ नए कर लागू किए। लिख लिया? आगे लिखो। लेकिन चंदों की इस कर व्यवस्था को लेकिन चंदों की इस कर व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय लेकिन चंदों की इस कर व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है।
लिख रही है? मैंने दोनों बात लिखवा दी। 36 रकम 32 कलम समाप्त किसने किया? गोरखों ने। पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। मतलब जब आएगा ना क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि कर व्यवस्था को किसने समाप्त किया? 36 रकम 32 कलम गोरखों ने। अगर पूछेगा पूरी तरह समाप्त किसने किया, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी आंसर चाहता है हमसे। पूरी तरह बोल दिया ना उसने खुद ही, तो ऐसा आएगा। वैसे आया नहीं अभी तक क्वेश्चन, अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा। सबसे ज्यादा इसका पूछा गया कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले टेक्स्ट का नाम लिखो, नंबर 1। पहला टैक्स गोरखों का, पुंगाड़ी, जो गोरखों ने लगाया और एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। पुंगाड़ी कर, पहले कर का नाम क्या है? पुंगाड़ी कर। हम सबसे पहले टैक्स का नाम लिख रहे हैं। हम सबसे पहले उसी टैक्स का नाम लिख रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है। मतलब अभी तक जो आया है वो यही आया है कर से, अभी तक और दूसरा कोई कर नहीं पूछा गया इनसे, गोरखों की कर व्यवस्था से। तीसरी बात कि ये वही कर है जो वैसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था राज्य चलाने के लिए। कौन सा? भू राजस्व, यानी कि भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। तो यानी कि कौन सा कर था? भूमि कर। तो लिखिए ये भूमि, यानी कि ये लोग अपने भूमि कर को क्या बोलते थे? पुंगाड़ी। ये अपने भूमि कर को क्या बोलते थे? गोरखे, पुंगाड़ी। लिखिए यह एक भूमि कर था या भू राजस्व था। यह एक भूमि कर था, यह एक भूमि कर था जिससे जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए, जिससे लगभग 1.5 लाख 1.5, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना आय होती थी। आय यानी इनकम, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना आय होती थी। 1.5 लाख रुपए सालाना आय होती थी। इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। इसी से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पुंगाड़ी के बारे में लिखा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको जो जानकारी दूंगा उत्तराखंड में वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब इससे डिटेल जानकारी आपको नहीं मिलेगी। पहली बात, ये बोलने का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोई मतलब अवतार, मतलब ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं मैक्सिमम जो जानकारी हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पॉइंट्स उसका कोई बेस होना चाहिए। तो मैं बेस बुक्स पे थोड़ा, आजकल जो नई नई किताबें होती हैं उसमें कंपटीशन कुछ इस तरीके का है कि हर किताब वाला क्या करता है, डीप, जो डीप पढ़ा रहा है या जो डीप पढ़ रहा है वही बेस्ट है, नहीं तो बेकार। टीचर्स के बीच इसी में हो चुका है। मैंने जैसे कि बताया कि ये नहीं, हर जगह यूट्यूब पे भी ये चलता है कि यूट्यूब दूसरा टॉप कहीं नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें इसमें इतनी बात, एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर ये करो, अगर ज्ञान ही में तो किताब यूट्यूब चैनल में पढ़ाने वाले किताबें पढ़ के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितना सही बता रहा है कितना गलत बता रहा है ये भी नहीं पता। तो कहीं पे भी इससे ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत। और इसका मतलब ये भी है कि अगर मैंने किसी पॉइंट के बारे में आपको सिर्फ एक वर्ड लिखवा के छोड़ दिया, कि मतलब मान लो मैंने कहीं बता दिया उस कर का नाम लिख के छोड़ दो, तो इसका मतलब उस कर की डिटेल मौजूद ही नहीं है। इतिहास की इतिहास की तो खासकर नहीं है। तो आप लोग फिलहाल लिखो कुछ, फिर अभी नेक्स्ट करके ऊपर जाते हैं हम लोग। वो है कुसही कर, कुसही कर, कुसही कर, मैंने सामने लिख दिया नाम। ये देखिए इसके बारे में, ये कृषक ब्राह्मणों द्वारा लिया जाता था, ब्राह्मणों से लिया जाता था। ये कृषक, कृषक का मतलब किसान, कृषक ब्राह्मणों द्वारा लिया जाता था। कृषक ब्राह्मण, तो कुसही लिया जाता था, कृषक ब्राह्मण, किसान ब्राह्मण से। ठीक है,
तीसरा लिखिए आप लोग टीका, ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। टीका, टीका, और बहुत इजी है ये। इसमें लिखो शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर, शुभ अवसर पर लिया जाने वाला कर। मान लो मेरे घर में कुछ किसी की शादी है या कोई बच्चे का जन्म हुआ है, कुछ हुआ और गोरखा राज चल रहा है, तो मेरे घर में कुछ भी शुभ हुआ है काम, तो मैं उन्हें टैक्स दूंगा एक, उस टैक्स का नाम क्या होगा? टीका। ठीक है, इन सबकी रकम अलग अलग होती थी, वो रकम के बारे में हिस्ट्री में जानकारी नहीं कि कौन से कितने लेते थे, लेकिन हाँ इसका ध्यान रखना टीका। और आज ये टैक्स के रूप में नहीं लेकिन रिवाज के रूप में आज भी चल रहा है। टीका भेंट का नाम सुना आप लोगों ने? टीका भेंट, इसमें क्या होता है कि जब कन्या पक्ष के यहाँ या वर पक्ष के यहाँ कोई भी जब आते हैं मेहमान या मेहमान आता है कोई घर पे, तो उसको टीका लगाया जाता है और उसको भेंट दी जाती है, कुछ लिफाफा दिया जाता है जिसमें या तो 10 होगा या 20 भी हो सकता है या 50 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि सामने वाली पार्टी कितनी मजबूत है या कितनी कंजूस है, इस पे भी है ना। तो हमारे यहाँ तो रिवाज आज भी चलता है, शादियों में जब बारात आती है तो हर एक बाराती को टीका लगा करके, जो लड़की के पिताजी हैं टीका लगा के उनको लिफाफा देते हैं। बेसिक रेट चल रहा है 10-20 रुपया, मतलब 20 रुपए तो एक बेसिक चल रहा है कि एक मतलब ठीक ठाक, कोई अमीर ना भी हो, अमीर भी ना हो, गरीब भी ना हो, तो 20 रुपए तो होते ही, और नहीं तो आमतौर पे थोड़ा सा 10 का चलता है। मेरे जैसे मौसा जी थे, मतलब जानकारी के रूप में बता रहा हूँ, मौसा जी वो आर्मी रिटायर्ड थे, तो उन्होंने अपनी लड़की यानी कि हमारी बहन की जब शादी की तो उन्होंने हर एक बाराती को 50-50 रुपए का लिफाफा दिया। अभी बहुत बड़ी रकम है, जब हम सारे बारातियों को रिंगा लिए, देहरादून में शादी कराई बहुत सारे बाराती, तो 50-50 रुपए का लिफाफा, जो कि बड़ी रकम थी। और जो खास लोग थे फैमिली के, उनको 100-100 रुपए के लिफाफे दिए। तो इसी को बोलते हैं टीका भेंट। पहले टैक्स के रूप में चलता था, अब रिवाज के रूप में चल रहा है, हमें देना ही देना है, अपने मेहमानों को ये देना है, शुभ अवसर है देना है। एक रिवाज और है ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा जानने की चीज है कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में पहली बार खाना खाता है तो भी टीका भेंट दी जाती है। कहीं भी उत्तराखंड में अगर कोई भी दोस्त है तो किसी के यहाँ भी चला गया, तो मतलब ऐसे स्टूडेंट लेवल पे तो नहीं चलता कि मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया तो दे देगा, तो हमसे मांगेगा उल्टा, चल तूने खाना खाया अब 10 रुपए दे, 20 रुपए की थाली दे रही है, मैंने जो बनाया था उसका दे, वो होगा। लेकिन आमतौर पे क्या है कि पहली बार खाना खाने के बाद भी भेंट की जाती है, टीका लगाया जाता है घर पे, है ना। उसके बाद फिर वो बार बार आएगा तो बार बार नहीं मिलेगा, वो नहीं होता था। तो खैर इसको टीका भेंट बोलते हैं, आज रिवाज के रूप में चलता है, कभी टैक्स के रूप में चलता था। जैसे कि लिखा ही आपने, शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर, ये एग्जाम में आ चुका है। तो जो एग्जाम में आ चुका है और जो इंपॉर्टेंट है, देखो दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के पॉइंट्स बताऊंगा मैं हमेशा, या तो कोई प्रीवियस पेपर में आ चुका है या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप या तो ऐसे ही लिखो पीपी और आईएमपी लिखो, या फिर किसी के लिए एक के लिए हैशटैग और एक के लिए स्टार बना दो, कुछ तो बनाओ, ताकि आपको पता लगे कि सर ने बोला ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, यानी कि ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। और एक ये है जो एग्जाम में आया तो नहीं पर आने के चांसेस हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, ये पेपर में आया नहीं पर इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं दो टाइप की चीजें बताऊंगा, उनको हाईलाइट करते रहना, पॉइंट लगाते रहना, ताकि आप उन पर थोड़ा विशेष फोकस करें। ठीक है, टीका वाला प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। अगला लिखिए, ये इसका जिक्र पहले भी आया था, सोनिया फागुन, सोनिया फागुन कर, सामने लिखा है मैंने सोनिया फागुन कर। तो लिखिए इसमें उत्सवों का खर्च, उत्सव यानी त्योहार, त्योहारों का खर्च लिख लो अगर इजी में लिखना है, त्योहारों का खर्च, त्योहारों का खर्च ब्रैकेट में लिख लो इसके। इसमें भैंस या बकरे लिए जाते थे, इसमें भैंस या बकरे लिए जाते थे। ठीक है, अगले कर का नाम है मांगा, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, यानी कि प्रीवियस पेपर में आया नहीं आया पर ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार। मांगा जरूर याद रखना, मांगा कर क्या होता था, ये दो तरीके के पर्पस होते थे इसके। एक तो जनरली ये प्रत्येक नौजवान से लिया जाता था, हमेशा प्रत्येक नौजवान से, नौजवान का मतलब समझ रहे हो जो वयस्क है, जो 16, 17, 18 प्लस है, जो भी मानक उस समय होते थे। अब तो 18 प्लस को माना जाता है, उस समय 16 प्लस को माना जाता था, 15 प्लस 16 प्लस वाले को माना जाता था, 17 प्लस को माना जाता था। तो जो नौजवान व्यक्ति है वो 1 रुपया टैक्स के रूप में देगा, इसे मांगा बोलेंगे। क्यों दे रहा है वो?
क्योंकि उसे अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो अब आप 1 रुपया पर ईयर दोगे। दूसरी बात कि ये तात्कालिक कर भी था। तात्कालिक कर का मतलब ये था कि अचानक से अगर युद्ध हो गया तो पूरी जनता से ले लिया जाता था फिर एक मांगा, जिसका नाम ही मांगा कर। अचानक से पूरी जनता से टैक्स लिया जाएगा, 1-1 रुपए सब लोग दो क्योंकि युद्ध हो गया है। तो ये प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए के रूप में लिया जाता था। इसे तात्कालिक कर भी कहते थे। तो ये एग्जाम में ऐसे को पूछा जा सकता है कि तात्कालिक कर या अचानक से लिया जाने वाला कर जो था वो कौन सा था? मांगा। इसकी दर क्या होती थी? 1 रुपया प्रति नौजवान। लिखिए, यह प्रत्येक नौजवान से, यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए के रूप में लिया जाता था। यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए के रूप में लिया जाता था। युद्ध के समय लिया जाता था। यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपए के रूप में लिया जाता था। लिख लिया? ये प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के रूप में लिया जाता था। देखो, इसकी जानकारी ये भी थी कि ये कितने लिया जाता था, उतना वो भी मैं लिखवा दिया। जैसे हमें नहीं पता सोनिया फागुन में क्या, उसमें बता दिया भैंस बकरे लिए जाते थे। पुंगाड़ी के बारे में नहीं पता कि पुंगाड़ी कितना लेते थे पैसा, पर इसका था जानकारी, तो इसका मैंने लिखवा दिया कि 1 रुपया लिया जाता था। ठीक है, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के रूप में लिया जाता था। युद्ध के समय ये तात्कालिक कर के रूप में, तत्काल जिसको बोलते हैं ना, तात्कालिक तत्काल का मतलब होता है उसी समय। तत्काल का मतलब क्या होता है? उसी समय। और तत्काल में इक प्रत्यय जोड़ा, तात्कालिक हो गया वो, है ना। तात्कालिक कर के रूप में लिया जाता था। ये युद्ध के समय तात्कालिक कर के रूप में भी लिया जाता था। युद्ध के समय तात्कालिक कर के रूप में भी लिया जाता था। युद्ध के समय तात्कालिक कर के रूप में भी लिया जाता है। ये लिख लिया। अब आप लोग लिखेंगे अगले कर का नाम, सायर कर। अगले का नाम है सायर। शायर की जगह सायर लिखना आप लोगों ने, ठीक है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लो। अच्छा कर है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि गोरखा काल में बाउंड्री टैक्स यानी कि बाउंड्री क्रॉस करने पे, या चुंगी जिसको बोलेंगे, चुंगी कर को क्या बोला जाता था? सायर कर। लिखो, सीमा व चुंगी कर। सीमा व चुंगी कर। चुंगी किसको बोलते हैं? बताओ जरा कोई। चुंगी कर, हाँ? कौन देता था? हाँ, आप बाउंड्री क्रॉस करके व्यापार के लिए आओगे, व्यापार से संबंधित कोई वस्तु लेके जा रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी। अगर व्यापार करने के लिए आए हो, कुछ वस्तु साथ में लाए तो उस पर टैक्स लगेगा। जैसे आजकल तमाम तरह के टैक्स लगते हैं, जीएसटी है। चुंगी कर है आपका, एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा। सीमा कर आम आदमी पे लग जाएगा, बाउंड्री क्रॉस की है, चलो टैक्स दो। अच्छा, बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, अच्छा सामान भी लेके आ रहे हो, अच्छा बेचने के लिए, चलो चुंगी दो पहले। चुंगी कर व्यापार के ऊपर लगने वाला टैक्स है। टोल हो तो गया, टोल भी हो ही गया, ऑटोमेटिकली टोल भी कह सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं, टोल टैक्स बोल लो। और कोई ऐसा कर है भी नहीं। लिखिए, सीमा या चुंगी कर। अगला लिखिए, अगला क्या हो सकता है? पगरी कर। एक कर का नाम है पगरी। पगरी कर। पगरी कर। तो इसमें लिखिए, जमीन जायदाद के हस्तांतरण। हस्तांतरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। जमीन जायदाद के हस्तांतरण, लिख रहा हूं मैं सामने वर्ड, हस्तांतरण। ट्रांसफर भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन जायदाद के हस्तांतरण में, जमीन जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था। जमीन जायदाद के हस्तांतरण में, जमीन जायदाद के ट्रांसफर में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था।
समझ गए बात को? मैं जमीन अगर ले रहा हूं किसी से, मुझे ट्रांसफर हो रही है जमीन, तो मैं एक टैक्स दूंगा। कौन सा? पगड़ी कर। ठीक है। आज कुछ लोग पगड़ी भी बोलते हैं। पगड़ी कैसे रखी जाती है आपको पता है कि कोई चीज आप ही की हो, आप उस दुकान को लेना चाहते हो कुछ, तो पगड़ी रखी जाती है। पगड़ी सुना आप लोगों में से किसी ने? मतलब प्रारंभिक उसको कुछ पैसे दे दिए कि भाई ये दुकान मैं ही लूंगा, ये दुकान मैं ही खरीदूंगा, या मैं इस दुकान का किराया, मतलब मैं ही इसका किराएदार बनना चाहता हूँ, तो पगड़ी रखी जाती है ना। अगले टैक्स का नाम लिखिए, टान कर। टान 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 कर लिखिए। इसे कपड़ा कर भी कहा जाता था। कौन सा कर? कपड़ा। इसे कपड़ा कर भी कहा जाता था। इसे कपड़ा कर भी। जिसके दो नाम होते हैं ना, वहां पे थोड़ा फोकस किया करो, एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है। इसे कपड़ा कर भी कहा जाता था। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से, बुनकर कौन? वीवर, जो कपड़ा बुनते हैं, वीवर को बोलते हैं बुनकर। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। समझ गए? अगले टेक्स्ट का नाम लिखो, मिझारी। मिझारी, सामने लिख दिया मैंने, मिझारी कर। लिखिए, शिल्पकारों, शिल्पकार कौन होते हैं? मिस्त्री। हाँ, वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। शिल्पकर्मियों, शिल्पकारों, शिल्पकारों तथा ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों से लिया जाता था। ब्राह्मणों से लिया जाता था। सारे ब्राह्मणों से नहीं लेते थे। जब देखो, ब्राह्मणों को भी ना टाइप्स थे, ऊंच नीच कई सारे ब्राह्मण होते थे। एक ब्राह्मण होते थे जागरिया ब्राह्मण। इसका सैनिकों से कोई लेना देना नहीं है, बस कास्ट थी, जागरिया ब्राह्मण, तो उनसे लिया जाता था। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको। अगर ब्राह्मण भी आपसे पूछेंगे कौन से ब्राह्मण से लिया जाता, जागरिया। ठीक है, जागरिया ब्राह्मण। सब कास्ट कह सकते हो आप ब्राह्मणों में भी। ठीक है, जागरिया ब्राह्मण हो गया। अगला लिखिए, टानकर हो गया, सायरकर हो गया। अब लिखिए आप लोग, मरोकर। मरो, करो और मरो का मरो, मरोकर। तो मतलब यकीन नहीं करोगे, टैक्स ऐसे ऐसे कारणों से लिया जा रहा है। अब ये मरोकर क्यों लिया जाता था? जिसका कोई पुत्र नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है, यानी कि उसने नुकसान कर दिया, आने वाली पीढ़ी दी नहीं उसने टैक्स जो देगी हमको, तो उससे एक टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम था मरो कर। लिखो, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। पुत्रहीन व्यक्ति, समझ रहे हो? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। जिसका कोई बेटा नहीं, उससे एक टैक्स ये लिया जाता था, मरो कर। अब कोई आदमी इतने सारे टाइप के कर लग रखे हो, तो उसके पास एक चॉइस ये भी हो सकती है, क्यों ना वो जगह कोई छोड़ के चला जाए, हो सकती है। तो अगले कर का नाम लिखिए, रहता कर। जो आदमी गांव छोड़ के भाग जाता था, उससे भी टैक्स लिया जाता था। पहले टैक्स दे, तब तू यहां से जाएगा, और जहां जा रहा है उसका पता वता, वहां से टैक्स भेजता रहेगा तू, क्योंकि यहाँ से जगह, इस जगह को छोड़ के जा रहा है तू। टैक्स का नाम है रहता कर। लिखो, ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। ग्राम छोड़कर भागे, ग्राम यानी कि गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। ठीक है, कौन सा कर? रहता कर। अगला लिखिए, बहता कर। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी तक पूछा तो नहीं गया, पर ठीक है शायद, इसका मतलब अंदर की चीज जानकारी वाली। बहता कर, बहता कर, रहता कर हो गया, फिर बहता कर। लिखिए, छिपाई गई संपत्ति पर, छिपाई गई संपत्ति पर, छिपाई गई संपत्ति पर लगता था। छिपाई गई संपत्ति तो समझ गए ना, अपनी जमीन जायदाद छुपा रखी हो, काला धन भी कह सकते हैं इसको वैसे,
छुपा रखा क्योंकि राज्य के सामने नहीं है ना, ये स्टेट के सामने नहीं है इसकी, इसका ब्यौरा, इस संपत्ति का ब्यौरा, तो इसको काला धन बोल सकते हो। छिपाई गई संपत्ति पर लगता था बहता कर। ठीक है, अगला लिखिए घी कर। घी, घी कर। तो मान लो किसी का रोजगार है जानवरों को पालने का, दुधारू जानवर, उसने गाय भैंस पाल रखे बहुत सारे, बहुत गाय, मतलब वही काम है उसका, पेशा ही हुआ है, व्यवसाय हुई है। तो दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, और जाहिर सी बात है क्या लिया जाता था इसमें, घी लिया था, घी के डब्बे लिए जाते थे। मतलब कुछ कुछ जगह तो गोरखा सैनिक ऐसा करते थे कि घी कर जैसे दे लिया किससे, पर फिर भी घर में घुस के घी उठा के ले जाते थे लोगों के, है ना। गोरखा थे, आपको तो पता ही है, थोड़ा सा चंचल स्वभाव के, थोड़ा सा गुस्सैल, आक्रामक। लिखिए दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था घी कर, किससे, दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगले कर का नाम लिखो मौकर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें तुम 2 स्टार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या हैशटैग बना रहे हो तो 2 हैशटैग बना सकते हो उसमें, हैशटैग मौकर। ये देखो, ये कर गोरखों ने लगाया, पर ये चंदों ने भी लगाया था, इसका मतलब ये वो कर है जो चंदों के समय में भी था। चंदों के समय में इस कर को घर ही पिछही बोला जाता था, घर ही पिछही। ठीक है, और ये कितना लिया जाता था, 2 रुपया। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन काफी है, लिखो मौकर। यह प्रत्येक परिवार से 2 रुपये लिया जाता था, यह प्रत्येक परिवार से 2 रुपये के रूप में लिया जाता था, यह प्रत्येक परिवार से 2 रुपये के रूप में लिया जाता था, प्रत्येक परिवार से। यह प्रत्येक परिवार से 2 रुपये के रूप में लिया जाता था। इसे चंदों ने भी लगाया था, इसे चंदों ने भी लगाया था, इसे चंदों ने भी लगाया था। इसे घर ही पिछही भी कहते हैं, इसे घर ही पिछही, छ है छ, घर ही और पिछही, इसे घर ही डैश पिछही भी कहते हैं, घर ही पिछही भी कहते हैं, इसे घर ही पिछही भी कहते हैं। लिख लिया, जल्दी से अगला लिखिए अधनी दफ्तरी। नेक्स्ट टेक्स्ट का नाम है अधनी दफ्तरी। अधनी दफ्तरी, ये राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों, ये अधनी दफ्तरी, ये लिखा है ध, अधनी दफ्तरी, ये राजस्व का काम, राजस्व का काम मतलब राजस्व यानी कि टैक्स, टैक्स का काम करने वाले, ये राजस्व का काम करने वाले, ये राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए, ये राजस्व का काम करने वाले, ये टैक्स का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए, वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। राजस्व टैक्स का काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाता था। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, खस जमींदारों से लिया जाने वाला टैक्स, अधनी दफ्तरी, समझ रहे हो बात को, एग्जाम में ऐसे आ सकता है, तो इनको थोड़ा याद करना। वैसे मैंने वैसे भी कुछ टैक्स, सारे टैक्स नहीं है ये, मतलब अपनी कहाँ कैसे कैसे टैक्सों के नाम लिखे थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, पर जिसपे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मतलब उसको छोड़ना नहीं है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगले टैक्स का नाम लिखो सुवांगी दस्तूर। सुवांगी दस्तूर, सुवांगी, सुवांगी दस्तूर, सुवांगी दस्तूर कर। लिखो ये प्रत्येक इकाई पर, ये प्रत्येक इकाई पर
नहीं, ये प्रत्येक इकाई भूमि पर, ऐसे लिखो, ये प्रत्येक इकाई, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, पर यूनिट जमीन पर 1 रुपया लिया जाता था। ये प्रत्येक इकाई भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। अगला लिखो मेजबानी दस्तूर। मेजबानी सुना है शब्द? मेजबानी, मेजबानी दस्तूर कर। देखो ये 2.5 आना होता था। कितना? 2.5 आना। इसके बारे में बस ये इंफॉर्मेशन है, ये 2.5 आना होता था। तो मेजबानी दस्तूर टैक्स होता कैसा था? तो कुछ ऐसा होता था कि गोरखे किसी के भी घर में जाके बैठ गए, मेजबानी करते हैं यानी कि किसी की खातिरदारी करते हैं, तो आगे बैठे, चाय पानी पिया, हाँ भैया मेजबानी दस्तूर दो। दस्तूर चाहिए अपन को कितना? 2.5 आना। ठीक है, चलो अगला लिखिए जान्या सुन्या। जान्या सुन्या, जान्या सुन्या कर। जान्या सुन्या कर, तो ये कर कुछ ऐसे ही है जैसे इसका नाम है। समझ रहे हो बात को? देखिए इसमें बोल दिया जाए राज्य कर्मचारियों से, ध्यान से समझते हुए लिखना है क्या बोल रहा है। राज्य कर्मचारियों से, किससे? राज्य कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों से लगान, लगान यानी के, लगान यानी के भूमि कर, जमीन के टैक्स को लगान भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो राज्य कर्मचारियों से लगान के बारे में जानकारी लेने पर यह टैक्स लगता था। राज्य कर्मचारियों से लगान के बारे में जानकारी लेने पर यह टैक्स लगता था। ठीक है, तो चलो कल के टॉपिक की पृष्ठभूमि बना लेते हैं। गोरखा शासन हमने खत्म कर दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स थे, बहुत ज्यादा नहीं है, आप सबको याद भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ जानकारी है ताकि आप उनको याद रखो। ज्यादातर बुक्स में, ज्यादातर सोर्सेज में इन टैक्सेस के जस्ट नाम लिखे हुए हैं पर इनकी डिटेल नहीं लिखी हुई है। मैंने इधर उधर से खोज खाज के जितने डिटेल ला सकता था इनकी डिटेल लाई, और इनके अलावा भी कई जगह आपको कुछ और टैक्स के नाम भी मिलेंगे, उनको याद करने की जरूरत नहीं, इनको याद करो काफी है। इनमें से भी जो एग्जाम में आ चुके 2-3 मैंने बताया था कि 2-3 इनमें से एग्जाम में आ चुके। टीका आ चुका है, पुंगाड़ी आ चुका है, मे भी शायद मांगा भी आया होगा, पर बाकी मैंने कुछ स्टार लगवाए वो इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट को देख लेना। और वैसे इतना ज्यादा टफ नहीं है। रहता कर, बहता कर, ये सब आप आराम से याद कर सकते हो। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर, रहता कर क्या होता था? गांव छोड़ के भागने पे रहता, मतलब उसे रहना चाहिए था और वो भाग गया, रहता कर। ठीक है, और जैसे मरो, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाना, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बस पता क्या पूछता है? पूछता वैसे ये भी नहीं है, वो पूछेगा मरो कर कौन लेता था? चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा या अंग्रेज? तो कौन लेता था? मतलब इतना ऊपर से पूछता वो। ये समझ लो मैं तुम्हें अंदर की चीजें दे रहा हूं केवल सेफ जोन रखने के लिए, कि कोई अगर डिटेल पूछ ले किसी टेक्स्ट का तो वो भी आपको पता होगा। लेकिन आमतौर पर पूछा ही जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखों द्वारा नहीं लिया जाता था या गोरखों द्वारा ही लिया जाता था। जैसे सोनिया फागुन है ना, जैसे जान्या सुन्या। तो ये बात ध्यान रखना, अजीब अजीब से टैक्स हैं, आपको पता लग जाएगा गोरखों का कौन सा है। अब हमारा जो कल का टॉपिक है उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी पढ़ा देता हूं ताकि हम लोग कल को सीरियसली उसको पढ़ने आए, अच्छे से समझें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कल से होने वाला है हमारा, और वो है हमारा टॉपिक का नाम डाल दीजिए आप लोग, आंग्ल गोरखा युद्ध। ये टॉपिक का नाम है एंग्लो गोरखा वॉर, एंग्लो गोरखा वॉर। तो गोरखों ने उत्तराखंड पे कब्जा कर लिया, हिमाचल पे कब्जा कर लिया, हिमाचल के आधे हिस्से पे तो लगभग कब्जा कर चुके थे। इधर सिक्किम पे कब्जा करके बैठे हुए, दार्जिलिंग तक कब्जा है इनका। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, अंग्रेजों की क्या समस्या है इसमें? तो कुछ कारण बताए जाते हैं, उन कारणों पे अगर हम फोकस करें, मैं कल लिख पाऊंगा इनको, पर अभी भी केवल सुन लो, थोड़ा सा टाइम देके, टाइम वैसे हो ही चुका है क्लास का, और फिर भी थोड़ा सा देख लो।
कारणों पे चर्चा करें तो इसके कारण हैं, एक तो खुद गोरखा थे, गोरखा क्यों थे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। दूसरा कारण थे सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। इनका नाम पीछे छोड़ के गए थे हम लोग एक जगह। कौन है ये? प्रद्युमन शाह के बड़े बेटे। इसका एक तीसरा कारण था, तीसरा कारण था हमारा तात्कालिक। तात्कालिक यानी कि अचानक से उसी समय कुछ ऐसी घटना घटी जिसने तुरंत युद्ध को भड़का दिया। तो गोरखों के बारे में अगर बात करें तो गोरखों के बारे में अगर डिटेल लें तो गोरखों की विस्तारवादी नीति। पहला कारण क्या थी? गोरखों की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति का मतलब होता है अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की इनकी जो पॉलिसी थी। किसकी? गोरखों की। ये अंग्रेजों को चुभ रही थी। गोरखों की अपने राज्य का विस्तार करने की, अपने राज्य को बढ़ाने की, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की जो नीति थी वो अंग्रेजों को परेशान कर रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज खुद इस पॉलिसी पे चल रहे थे। अगर दो लोग अगल बगल में खड़े होके अपना एम्पायर फैलाने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं तो टक्कर होगी, होगी नहीं होगी? यहाँ पे अंग्रेज हैं, यहाँ गोरखा हैं, ये यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के, शुरू होकर के ये यहाँ पूरे हिस्से को अपने कब्जे में करते करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इधर से अंग्रेज है, ये भी इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों में टक्कर होगी। होगी टक्कर। भाई मैं इस जगह का मालिक मैं हूँ, वो बोलेगा उस जगह का मालिक मैं हूँ। वो बोलेगा मैंने जीता इसको, वो बोलेगा मैंने जीता इसको। दोनों ने जीता, अब चलो अब हम एक दूसरे को जीतते हैं, फाइनल करते हैं किसकी जगह। तो क्योंकि गोरखों की नीति विस्तारवादी थी, है ना, एक्सटेंड करने की इनकी पॉलिसी थी, अपने राज्य को की सीमाओं को बढ़ाने की जो पॉलिसी थी, ये अंग्रेजों को परेशान करती, क्योंकि खुद अंग्रेज इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। दूसरा नाम आता है सुदर्शन शाह का। सुदर्शन शाह का सीन ये था कि सुदर्शन शाह हरिद्वार में पहुंच गए थे जब गोरखों से लड़ाई हो गई, खुड़बड़ा के युद्ध में जब हार गए, गढ़वाल हार गया, तो उसके बाद से अपनी फैमिली के साथ रहे। कहाँ? हरिद्वार में। हरिद्वार में रहते हुए, क्योंकि अंग्रेजों का इलाका था हरिद्वार, तो वहां पे गोरखे आ नहीं सकते थे, आए भी नहीं। तो सुदर्शन शाह कई पत्रों के माध्यम से, कई लेटर्स उन्होंने भेजे अंग्रेज गवर्नर्स को, अंग्रेज अधिकारियों को, और बोला कि देखो उत्तराखंड में गोरखों ने कितना अत्याचार मचा रखा है, कितना तूफान मचा रखा है, आप लोग जाइए और उस क्षेत्र को मुक्त कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस समय आप भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं और आपको अंग्रेजों के आतंक, गोरखों के आतंक से मुक्त कराना चाहिए उत्तराखंड को। प्लान कुछ ये भी था कि अगर आतंक से मुक्त करा देंगे फिर अंग्रेजों के साठ गांठ करके बातचीत करके अपना हिस्सा कुछ ले लेंगे, राज्य का हेल्प कर देंगे अंग्रेजों की यहाँ पे जीतने में। वो की भी सुदर्शन शाह ने और उनको कुछ राज्य मिला भी, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हम आगे बात करेंगे क्या हुआ। और तात्कालिक कारण था, तात्कालिक यानी कि अचानक से कोई ऐसी घटना घट गई जिसने अंग्रेजों और गोरखों के बीच में लड़ाई भड़का दी। वो जगह बनी गोरखपुर, जो कि तराई है, यूपी, जिस पर कब्जा है अंग्रेजों का। तो यूपी के अंदर आता है गोरखपुर, और गोरखपुर नेपाल की सीमा का इलाका है। यानी कि अगर मैं बनाऊं यह है नेपाल, यह है यूपी, तो यहां पड़ता है गोरखपुर। समझ रहे हो बात को? गोरखपुर नेपाल और भारत की सीमा पर है। गोरखपुर नेपाल और यूपी की सीमा में है। इसी गोरखपुर की एक जगह है जिस जगह का नाम है बुटवल। नाम याद रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तो पता लिखवाऊंगा मैं आगे। बुटवल, इस जगह पे कब्जा था अंग्रेजों का, और क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका था, बाउंड्री वाला इलाका था, तो गोरखे क्या करते थे, गोरखे आए दिन यहाँ पर आकर के लूटपाट करते रहते थे। जब तक तो लूटपाट करते रहे, अंग्रेजों ने बोला कि यार, अंग्रेज जानते थे कि ठीक है वो सुप्रीम पावर होंगे अंग्रेज, उनके पास आधुनिक हथियार थे, सब बढ़िया था, लेकिन गोरखों से पंगा लेना नहीं चाहते। उन्हें पता था गोरखे किस लायक है। कभी भी नेपाल पे कब्जा नहीं कर पाए थे अंग्रेज, इस बात का ध्यान रखना। वो हम लड़ाई में भी देखेंगे, जब लड़ाई होगी अंग्रेज जीत जाएंगे, जीतने के बावजूद भी वो नेपाल पे कब्जा क्यों नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे उस युद्ध के दौरान। कल को हम देखेंगे कैसा युद्ध चला, खलंगा के वॉर के बारे में देखेंगे। खलंगा लड़ाई, जो हमारी नाला पानी चौक है, जो वहीं से अंदर जो रास्ता जाता खलंगा का, वहां पे युद्ध हुआ था, वहां पे स्मारक भी बनाया है बलभद्र थापा का, क्या लड़ाई हुई थी। तो बुटवल और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में, तराई वाले सारे एरिया में आके यूपी में गोरखे आए, लूटपाट करें और चले जाएं, आए लूटपाट कर चले जाएं। इसमें थोड़ी बहुत झड़प होती थी, कुछ उधर के मरते थे, कुछ इधर के अंग्रेज सैनिक मरते थे। यहां तक तो फिर भी आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एक दिन अचानक आकर गोरखों ने बुटवल पे कब्जा ही कर लिया, अंग्रेजों को भगा दिया, मार दिया। यहाँ पे जितने भी थे कई सारे अंग्रेज
मारे गए, यहाँ पे कई सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए और गोरखों ने इस एरिया पे ही कब्जा कर लिया जो था ही अंग्रेजों का। और अंग्रेज अपनी किसी चीज को देने के लिए कभी राजी नहीं थे। आपने पूरे इतिहास में देख भी लिया होगा अंग्रेजों के बारे में, अगर थोड़ा भी पढ़ा हो, अंग्रेज जिस चीज पे उनको वो अपना हक समझते थे वो किसी को बांटने को तैयार नहीं, एक इतना हिस्सा भी देने को तैयार नहीं थे। ये हमें पूरी हिस्ट्री, हम तो अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमें पता है इस बारे में। और कोई भी आके उनके एरिया पे कब्जा कर रहा है और उनके इतने सारे सैनिकों को मार दिया, इस चीज को ये सहन नहीं कर पाए। उस समय जो हमारे हमारे ही बोलना पड़ेगा, इंडिया के जो गवर्नर जनरल, इंडिया के भी नहीं बोलेंगे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में गवर्नर जनरल थे। इसी बीच में अंग्रेजों की लड़ाई हुई। हेस्टिंग्स यानी कि कास्ट है, पहले वॉरेन की थी, अभी इसकी है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इस बात को, अब उन्होंने सुदर्शन शाह भी इधर से बार बार फुसफुसा ही रहे थे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, आजाद करो, गोरखों का ये अत्याचार है। इस प्रॉब्लम से भी, इससे भी उन्हें प्रॉब्लम थी, इससे भी प्रॉब्लम थी, लूटपाट करते रहते आके, परेशान करना। और फाइनली जब ये हो गया तब अंग्रेजों की सब्र की सीमा टूट गई, अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा कर दी नेपाल के साथ। वो लड़ाई कैसी रही, कहां कहां हुई, कितनी जगह पे हुई, नेपाल पे भी अटैक हुआ था, क्या उस अटैक को जीत पाए, क्या कर पाए, कौन जीता कौन हारा, कैसे जीता कैसे हारा, वो सब हम कल पढ़ेंगे। कल बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसकी चलेगी। आज के लिए इतना ही। 5 मिनट बाद, 5 नहीं बल्कि 2-3 मिनट बाद आपसे हिंदी की क्लास में मिलता हूँ, ठीक है।